Hello student and welcome to this video everyone. Today's topic is respiratory system of पाइला और इसको मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और यूनिट 5 से। और मैं प्रशांत कनौजे असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्ही नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे पाइला के श्वसन तंत्र का अध्ययन। पाइला जो होता है वो एम्फीबियस लाइफ जीता है। एम्फीबियस लाइफ का मतलब होता है जल और थल दोनों में ये अपना जीवन गुजारता है, जिसके तहत वो जल में जब रहता है तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है और जब थल में रहता है तो वो एरियल रेस्पिरेशन करता है। इसको कहते हैं एम्फीबियस लाइफ। इस प्रकार यह दोनों रेस्पिरेशन करने में सक्षम होता है और इसके जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के वो होते हैं गिल्स और टिनिडियम, पल्मोनरी सैक और न्यूचल लोब्स। तो गिल्स जो होता है पाइला का सिंगल टिनिडियम होता है और यह राइट डॉर्सोलेटरल वॉल ऑफ ब्रेंकियल चैम्बर मेंटल कैविटी में लटका हुआ पाया जाता है। और जो गिल्स होता है वो होता है मोनोपेक्टिनेट। ये क्या होता है? मोनोपेक्टिनेट होता है। इसका मतलब होता है सिंगल रो ऑफ लेमिना अटैच टू द टिनिडियल एक्सिस। इसका डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। इसके बाद आते ही इसके पल्मोनरी सैक जो कि एरियल रेस्पिरेशन करने में सहायक होता है। यह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका विकास मेंटल कैविटी से होता है। और ये जो पल्मोनरी सैक है और पल्मोनरी जो चेम्बर होता है उसके फ्लोर से जुड़ा रहता है और एक तिरछे पल्मोनरी एपर्चर से पल्मोनरी सैक में मेंटल गुहा के लेफ्ट साइड में खुलता है। ये जो सैक है बहुत ज़्यादा संवहनशील होता है एवं मस्कुलर दीवारों का बना होता है। इसकी जो डॉर्सल सतह है पिगमेंटेड होती है और वेंट्रल सतह क्रीम के समान सफ़ेद होती है। तो पल्मोनरी जो एपर्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाले वॉल में सुरक्षित रहता है। ये कहलाता है पल्मोनरी सैक। इसमें तीसरा और ऑर्गन पाया जाता है न्यूचल लोब। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेंटल के रूपांतरण से बनी हुई बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है जो हेड के दाएं बाएं एक एक पाई जाती है। बाईं जो न्यूचल लोब्स है दाहिनी की अपेक्षा बड़ी होती है और दोनों न्यूचल लोब्स जो है रेस्पिरेशन के समय साइफन या नली के समान रचनाएं बनाती है जिनके द्वारा वाटर मेंटल कैविटी में एंटर करता है, प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। ये जो न्यूचल लोब्स हैं ऐसे बनाती हैं और दोनों तरफ ये न्यूचल लोब बनाती है, लेफ्ट और राइट। तो पानी एक तरफ से आता है और एक तरफ से निकल जाता है। तो ये रेस्पिरेशन में मदद करती है। यहाँ हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। जो गिल्स होता है पाइला में एक लंबा कंघी के समान मोनोपेक्टिनेट गिल्स पाया जाता है। ये देखिए आप, ये मोनोपेक्टिनेट गिल्स का स्ट्रक्चर है जो लॉन्ग है और मेंटल गुहा में ब्रेंकियल कक्ष के राइट साइड में उसके फ्लोर में डॉर्सोलेटरल भित्ति से लटका पाया जाता है। गिल्स में एक लंबा रॉड पाया जाता है। ये एक लंबा रॉड पाया जाता है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। इसको टिनिडियल एक्सिस कहा जाता है। ये टिनिडियल एक्सिस होता है जिसके द्वारा गिल्स ब्रेंकियल छत से जुड़ा हुआ होता है और इस एक्सिस में एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल्स अपनी पूरी लंबाई में फैली रहती है। देखिए ये एफरेंट है, ये एफरेंट है और ये इफरेंट है। पूरी लंबाई में दोनों ब्लड वेसल्स फैली रहती है इस एक्सिस में। एफरेंट जो है गिल्स में
बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है, जबकि इफरेंट जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर हार्ट में चली जाती है। ये जो है बिना ऑक्सीजन वाला लेके आती है और यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर वापस चले जाती है। तो ब्लड का फ्लो एफरेंट से इफरेंट की ओर हो रहा है और वाटर करंट का फ्लो इफरेंट से एफरेंट की ओर होगा। तो जो यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये बी जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये वाटर करंट का फ्लो दिखा रहा है। तो ब्लड फ्लो ऐसे होता है और वाटर करंट ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर उसमें रेस्पिरेशन संपन्न होता है। तो एक तरफ से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरे तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में चला जाता है। तो जो टिनिडियल जो एक्सिस होता है वो फ्लैट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे गिल लैमिना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिल लैमिना कहते हैं। ये है गिल लैमिना। प्रत्येक लैमिनी जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, त्रिभुजाकार है, अपने चौड़े आधार पर एक्सिस से जुड़ी रहती है और इसका स्वतंत्र जो नुकीला सिरा होता है वो ब्रेंकियल चेम्बर में लटका होता है। ये सब जो है ब्रेंकियल चेम्बर में लटके हुए पाए जाते हैं। ये जो गिल्स है सभी लैमिनी जो है एक समान नहीं होते। गिल्स के मध्य जो है जो स्थित लैमिना होते हैं वो बड़े होते हैं। देखिए ये बीच वाला जो है, इतने जो लैमिना दिखाई दे रहे हैं ये बड़े दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ग्रेजुअली इस तरफ भी छोटे हैं और इस तरफ भी छोटे गिल्स पाए जाते हैं। अतः दोनों सिरों पर परिणाम जो है गिल्स का छोटा होते जाता है और एक समान न होकर असमान गिल लैमिनी पाए जाते हैं। प्रत्येक जो लैमिनी है उसका जो राइट किनारा छोटा और एफरेंट साइड कहलाता है और बड़ा किनारा बायां किनारा जो होता है लेफ्ट वाला वो बड़ा होता है और जिसको इफरेंट साइड कहा जाता है। प्रत्येक लैमिना के अगले तथा पिछले तलों पर प्लिट्स एक उभार पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रांसवर्स प्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक उभार है ऐसे जो हर गिल लैमिना में पाया जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स की अनेक शाखाएं पाई जाती हैं, जिससे होकर ब्लड एफरेंट ब्लड वेसल से इफरेंट ब्लड वेसल्स में जाता है। जब हम इसका हिस्टोलॉजी लेते हैं, ये हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर है, तो हिस्टोलॉजी के रूप में प्रत्येक लैमिना एपिथेलियम की दोनों लेयर का बना होता है, 2 लेयर का एपिथेलियम का बना होता है और प्रत्येक लैमिनी में एपिथेलियम स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो होती हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स और नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है मसल फाइब्रस से जुड़े रहता है और पेलियल एपिथेलियम भी इसमें पाया जाता है। तो जो इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तर होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज होती है जो मसल से जुड़े रहता है और इसके नीचे पेलियल एपिथेलियल स्थित होती है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये गिल्स का स्ट्रक्चर है, ये मोनोपेक्टिनेट है, ये पानी के आने और ब्लड के जाने का स्ट्रक्चर है और ये ब्लड का डायरेक्शन आने जाने का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये गिल्स की हिस्टोलॉजी है, एक यहाँ की सिंगल गिल्स लैमिना की हिस्टोलॉजी है। और हमने पल्मोनरी का भी स्ट्रक्चर देखा और न्यूचल लोब के बारे में भी जाना। अब लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो 2 प्रकार का रेस्पिरेशन हो रहा है, एक एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एक एरियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो 2 डायग्राम हमने बनाए हैं, पहला वाला जो रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन और ये है एरियल रेस्पिरेशन दूसरा वाला। पहले वाले में कंसंट्रेट करेंगे। जब एक्वेटिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, जब पाइला पानी के अंदर होता है, तो ये जब तैरते हुए अंदर की ओर जाता है
तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है। और एक्वेटिक रेस्पिरेशन के समय पूर्ण रूप से सिर जो है पानी के अंदर रहता है और ये जो है न्यूचल लोब जो है बाहर की ओर खुलते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया न्यूचल लोब दोनों काम करते हैं, लेफ्ट और राइट, और ये जो है ट्यूब के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है न्यूचल लेफ्ट लोब और इधर है राइट न्यूचल लोब। तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों ट्यूब के समान संरचना बनाते हैं और पानी जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है और आस्फेरेडियम के नीचे से होता हुआ, ये वाटर करंट है, ये ऐसे प्रवेश करता है और नीचे से होता हुआ राइट साइड से बाहर निकल जाता है और पूरे के पूरे जो एपिटीनिया के ऊपर से ब्रेंकियल कक्ष के भाग में पहुंचते हुआ पूरा गिल स्लिट्स को नहलाते हुए बाहर निकलता है। और जैसे ही पूरे गिल स्लिट्स में ये पानी नहलाता है तो ब्लड वेसल्स से वहाँ पर कनेक्शन होता है और गिल के ऊपर जैसे ही वाटर करंट गुजरता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है और जलीय श्वसन एक्वेटिक रेस्पिरेशन की क्रिया पूर्ण होती है। और इसको बार बार बनाने के लिए पानी के जो सिर जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन करते रहता है ताकि मेंटल गुहा में नीचल लोब से पानी बराबर आते रहे और टिनिडियम की जो लेमिना है, गिल्स की जो लेमिना है, उसको बराबर नहलाते रहे। तो इस प्रकार ये जली रेस्पिरेशन संपन्न होता है। दूसरा होता है एरियल रेस्पिरेशन। जब पाइला को जो ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये एरियल रेस्पिरेशन करता है। इस प्रकार का जो श्वसन जल के अंदर रहते हुए या जल के बाहर दोनों अवस्थाओं में कर सकता है। जब जल के अंदर रहता है तो ये पानी के धारा के ऊपर में फ्लोट करता है और बाहर निकलता है तो भी ये करता है। तो इस प्रकार ये अपने न्यूचल लोब को बाहर की ओर निकालता है, नली के समान संरचना बनाता है जिसमें साइफन कहते हैं। और ये देखो, ये एयर करंट के लिए ये साइफन इसने बाहर निकाला। सेकंड डायग्राम में देखेंगे, ये साइफन इसने बाहर निकाला और एयर करंट जो है इस साइफन से अंदर की ओर आता है। और साइफन का छिद्र जो है जब जल में रहता है तो जल से ऊपर निकल जाता है, वायु के संपर्क में आता है और इसमें पल्मोनरी छिद्र जो है, पल्मोनरी एपर्चर्स में एयर जो है अंदर प्रवेश करती है और इसी मार्ग से यह वायु बाहर भी निकल जाती है, एयर जो बाहर भी निकल जाती है। इस प्रकार कंटिन्यू हवा जो है पल्मोनरी चैम्बर में आती रहती है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो एपिटीनिया है, ये जो एपिटीनिया वाला भाग है वो ऊपर उठकर मेंटल भित्ति को दबा देता है और वायु को, जो एयर को है, वो गिल्स एरिया में नहीं जाने देता। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ होता है। और इस प्रकार साइफन जो है क्यूब के समान फनल के हिसाब से फैलकर वायु को कंटिन्यूअसली अंदर प्रवेश कराता है और यहाँ पर ये पल्मोनरी सैक में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है एरियल रेस्पिरेशन होता है, गैसों का आदान प्रदान कंप्लीट होता है। तो सामान्यतः जो पाइला में जली और एरियल दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन अल्टरनेट रूप से पाए जाते हैं, परंतु परिस्थिति के अनुसार दोनों में से एक उपयुक्त विधि को ही पाइला अपनाता है। तो आज हमने यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पाइला के रेस्पिरेशन को समझा और उसके मैकेनिज़्म को अध्ययन किया। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।